स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा प्लेटफॉर्म स्टडी IQ IAS पे। मैं प्रशांत तिवारी आप सभी के लिए PIB वीकली एनालिसिस का जो सेकेंड वीक है दिसंबर का वो लेकर उपस्थित हूँ। ज़्यादा आर्टिकल नहीं है क्योंकि आजकल जो PIB के वीकली आर्टिकल देखे जाए तो उसमें एग्ज़ाम रिलेटेड यानी कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड अगर आर्टिकल देखे जाए तो बहुत कम के बराबर होते हैं। तो उनको हम जल्दी से फटाफट से क्विकली रिकैप करके फटाफट से कंप्लीट करेंगे। तो 8 से 14 दिसंबर का ये PIB का वीकली एनालिसिस है। आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। और जैसे ये PIB का जो वीकली एनालिसिस का जो सेशन होगा इसकी PDF आपको कहाँ मिल जाएगी दोस्त? आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है? प्रशांत तिवारी PDF। इस टेलीग्राम चैनल पर आपको PDF मिल जाएगी सेशन के बाद में। तो आगे बढ़ने से पहले ये बहुत ही खास इंफॉर्मेशन, अगर आप में से कोई UPSC की तैयारी कर रहे हैं और 2024 को आप में से कोई भी अगर टारगेट कर रहा है तो थोड़ा सा इसके ऊपर में फोकस करिए। देखिए 2024 बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, क्योंकि अगर UPSC के सिलेबस को देखा जाए, UPSC के सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम देखा जाए उस हिसाब से जनवरी से लेकर 2023 2024 के अगर एग्जाम को टारगेट करें तो आपके पास में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए क्या किया गया, स्टडी IQ IAS की तरफ से 2024 के लिए फर्स्ट बैच को लॉन्च कर दिया गया है। इसकी क्लासेस 2 जनवरी से शुरू हो जाएंगी, शाम को 6 बजे इसकी क्लासेस हुआ करेंगी। और इस बैच में आपको मिलेगा क्या क्या, एक और ये भी बहुत खास इंफॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो इस बैच में आपको मिलेगा GS जनरल स्टडीज़, चाहे आपका प्रीलिम्स हो चाहे आपका मेंस हो। आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज मिलेगी इस कोर्स के अंदर में, आपको मेंस की टेस्ट सीरीज मिलेगी इस कोर्स के अंदर में, आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, आपको दोस्त इसके अंदर में आंसर राइटिंग प्रोग्राम के तहत में पूरी गाइडेंस मिलेगी, आपको मेंटोरशिप मिलेगी, CSAT की क्लासेस मिलेंगी, आपको करंट अफेयर्स प्रोग्राम के तहत में करंट अफेयर्स की वीडियो प्लस में PDF। ऐसी क्या चीज है जो आप बताइए आपको नहीं मिल रही? तो ये कंप्लीट पैकेज रहने वाला है 2024 को टारगेट कर रहे स्टूडेंट्स के लिए। और ये भी कितने पर? आपको अगर आज यानी कि 31 दिसंबर तक आप इसको परचेस करते हैं तो आपको 17,499 रुपए में ये कोर्स मिल जाएगा। यानी कि आप इतने कम कॉस्ट में आपको ये कोर्स मिलेगा। इसकी वैलिडिटी 2 साल तक रहने वाली है। तो ये बहुत खास बात है, आप मल्टीपल टाइम्स वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन कोड क्या यूज करना है, और आज 12 बजे से पहले इसके अंदर में एनरोल कर लेना। और कोड क्या यूज करना है एनरोल करने के लिए? PRT लाइव। यही कोड आप सभी को क्या करना है, यूज करना है। ठीक है, तो चलें आगे बढ़ते हैं फटाफट से। तो PRT लाइव कोड यूज करेंगे आप सभी। तो सबसे पहला आर्टिकल है सेफ्टी ऑफ डैम्स। अब देखिए, आप सभी समझते हैं कि जब बांध बनाया जाता है नदी के ऊपर में या झील के ऊपर में, कहीं पर भी जहां पर पानी को रोका जा रहा है, अब इस पानी को रोका मेन जो इसका ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है इलेक्ट्रिसिटी को पैदा करना। और दूसरा, फिर रुके हुए पानी को आप सिंचाई के लिए, इरिगेशन वगैरह के लिए भी यूज कर सकते हो, यानी कि मल्टी यूज होते हैं इसके डैम के बनने के। अब चूंकि हमारे देश में कई सारे डैम बहुत पुराने हैं, क्योंकि जैसे आप घर की इमारत अगर बनाते हो तो एक समय तो ऐसा आएगा ना जब कहा जाएगा कि यहां ये वीक हो रहे हैं, इनकी सेफ्टी के रिगार्डिंग कोई कंसर्न। ऐसे ही डैम से रिलेटेड जो नए बन रहे हैं वो भी सही बन रहे हैं या नहीं बन रहे, क्योंकि इससे नुकसान क्या हो सकता है। आप खुद सोचिए, इतने बड़े डैम के एरिया में, इतने बड़े आपने प्रोपोर्शन के अंदर में अगर पानी को स्टोर कर रखा है और अगर ये सेफ नहीं है, बाई चांस कोई क्रैक हो जाए, कोई माल फंक्शन हो जाए, पानी यहां से एकदम से क्या हो, रिलीज हो जाए, तो कितना बड़ा डिजास्टर हो सकता है, कितना बड़ा डिजास्टर हो सकता है, कितनी ज्यादा जान माल का नुकसान हो सकता है, कितना बड़ी बाढ़ आ सकती है। तो इसलिए डैम की सेफ्टी होना बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो इसी स्फेयर के अंदर में अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट ने रिसेंटली बहुत सारे क्या करे हैं, इनिशिएटिव लिए हैं डैम की सेफ्टी से रिलेटेड। और उसके अंदर में एक इनिशिएटिव ऐसा है, क्या इनिशिएटिव है? डैम सेफ्टी एक्ट। क्या है? डैम सेफ्टी एक्ट। मैं देख लेता हूं सारे के सारे पेन चला चला कर कि कौन सा पेन बढ़िया चल रहा है।
तो डैम सेफ्टी एक्ट 2021 का एक एक्ट पास किया गया, जिसका काम ये था कि ये इंश्योर करना कि देश के अंदर में जहां जहां पर जो डैम हैं उनको सर्वेलांस करना, इंस्पेक्शन करना, ऑपरेशन देखना, मेंटेनेंस देखना ऑफ स्पेसिफाइड डैम्स, ठीक है, जिससे डैम के फेलियर को प्रिवेंट किया जा सके और उससे होने वाले डिजास्टर को भी रोका जा सके। तो प्लीज याद रखिएगा, गवर्नमेंट के द्वारा डैम सेफ्टी एक्ट नाम का एक एक्ट पास किया गया 2021 में, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था डैम की सेफ्टी को चेक करना। इस डैम के अंदर में अगर देखा जाए तो जो 29 स्टेट डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, उन्होंने क्या किया, प्री मॉनसून एंड पोस्ट मॉनसून इंस्पेक्शन किए डैम के अंदर में। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, ये चीज समझने की कोशिश करिएगा कि डैम के अंदर में वाटर लेवल मॉनसून से पहले अलग हो सकता है, जैसे मुल्ला पेरियार डैम की बात की जाती है, न्यूज में इसीलिए बना हुआ है ना, और मॉनसून के बाद में वाटर लेवल अलग हो सकता है। तो सर्वे किया गया, क्या किया गया, सर्वे किया गया इन डैम्स की यूनिट का, और देखा गया कि भाई ये प्री मॉनसून और पोस्ट मॉनसून के अंदर में भी वाटर लेवल कैसा है, ठीक है। अब सिर्फ यहीं तक ही नहीं, एक प्रोग्राम चल रहा है ड्रिप, डैम रिहैबिलिटेशन एंड इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंप्लीमेंट कर रही है, किसके साथ मिलके, वर्ल्ड बैंक के साथ में। प्लीज याद रखिएगा फैक्ट, जिसके अंदर में 223 डैम जो 7 स्टेट के अंदर में है उनको प्रायोरिटाइज किया गया, उनको ऑडिट किया गया, रिहैबिलिटेट किया गया। तो प्लीज याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ड्रिप किससे रिलेटेड, पहली बात तो डैम सेफ्टी से रिलेटेड, डैम रिहैबिलिटेशन से रिलेटेड, पहली बात। दूसरा ये पूछा जा सकता है कि किसके साथ में मिलके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किसके साथ मिलके इंप्लीमेंट करे, तो आपको याद होना चाहिए वर्ल्ड बैंक के साथ में, यानी कि वर्ल्ड बैंक इसको क्या कर रहा है, फंड कर रहा है, ठीक है, क्लियर है। तो प्लीज याद रखिएगा, ऐसी दोस्तों एक बॉडी है सेंट्रल वाटर कमीशन, जो क्या करती है, वाटर लेवल जैसे 227 अगर हमारे देश के अंदर में देखा जाए, ये भी बहुत बड़ी बात है, क्या 227 ऐसे डैम हैं जिनके 100 साल से ज्यादा हो चुके बने हुए। आप खुद सोचिए, इतने पुराने डैम के साथ में सिक्योरिटी कंसर्न होगा कि नहीं होगा। तो इसी चीज के लिए क्या है, ये सारे के सारे एक्ट, ड्रिप, ये सब चीजें करी गई, ठीक है। तो कुछ डेफिनेशन है, एक लार्ज डैम की डेफिनेशन क्या होती है, अगर किसी की डैम की हाइट 15 मीटर या उससे ज्यादा है फ्रॉम लोवेस्ट फाउंडेशन, ठीक है, तो उसको हम लार्ज डैम के रूप में गिनते हैं, ठीक है। अ डैम बिटवीन 5 मीटर टू 15 मीटर इंपाउंड्स मोर देन 3 मिलियन क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर। अब आप अगर लार्ज डैम को देखें, इतना ज्यादा है, कितना ज्यादा पानी है, 3 मिलियन क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर। अब इसको क्या है, यहां पर सेफ्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। आपको सोचिए कितना बड़ा क्या हो सकता है, डिजास्टर हो सकता है। नेक्स्ट है आपका घर पोर्टल। तो घर पोर्टल जैसे आप नाम से समझ पाओगे और तस्वीर से समझ रहोगे, कुछ बच्चे से रिलेटेड है। तो घर को अगर आप देखेंगे, गो होम एंड रीयूनाइट पोर्टल, जो बच्चे बिछड़ गए हैं उनको कैसे रीयूनाइट किया जाए उनके परिवार के साथ में, उसके लिए इस पोर्टल को शुरू किया गया है। तो यह पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, एनसीपीसीआर के द्वारा, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। इसके अंदर में, इस पोर्टल के अंदर में क्या होगा, आप ट्रैक करेंगे, मॉनिटर करेंगे चाइल्ड्स रिस्टोरेशन एंड रिपैट्रिएशन प्रोसेस को, उनको अपने परिवार के साथ मिलाने का जो प्रोसेस है, वापस जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, वो सारी चीजें क्या इस घर पोर्टल के अंदर में आप मॉनिटर करेंगे, ठीक है। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो आपको पता होना चाहिए कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है, डेवलप एंड लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो अंडर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट एंड रूल्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट, वो एडमिनिस्टर करते हैं कि कैसे बच्चे को डिग्निटी के साथ में, सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ में दोबारा उनके परिवार के साथ में मिलाया जाए, उनका रख रखाव कैसे किया जाए, ठीक है। कुछ सेलिएंट फीचर्स हैं इस पोर्टल के, जैसे अगर देखा जाए, जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम के अंदर में जो बच्चे हमारे पास आ जाते हैं किसी दूसरे स्टेट से, किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट से, किसी दूसरे कंट्री से, तो उनको उनके परिवार के साथ में दोबारा कैसे मिलाया जाए, इसका काम किया जाना चाहिए। और उसको क्या है, डिजिटली मॉनिटर किया जाएगा और ट्रैक किया जाएगा कि कितना समय लग गया,
कैसी प्रोसेस चल रहा है, ये सारी चीजें इसके थ्रू पता चलेंगी। ठीक है। फॉर स्पीडी रिपैट्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन, केसेस विल बी डिजिटली ट्रांसफर्ड टू द कंसर्न जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, जिससे फास्ट फॉरवर्ड हो सके। ठीक है। इन केस ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रांसलेटर, इंटरप्रेटर, एक्सपर्ट, रिक्वेस्ट विल बी मेड टू द कंसर्न स्टेट थ्रू द पोर्टल। मान के चलिए कई बार क्या होता है, बच्चों की भाषा अलग है, इंटरप्रेटर नहीं समझ में आ रहा होता उनकी जानकारी। ठीक है। तो वहां पर क्या है, हमें इसी पोर्टल के थ्रू हम इनकी रिक्वेस्ट कर सकते हैं स्टेट के साथ। ठीक है। और क्या क्या है, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी एंड डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर्स क्या करेंगे, डिजिटली मॉनिटर कर पाएंगे। वही डिजिटल मॉनिटर हो रहा है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ चिल्ड्रन हु आर बीइंग हार्ड टू रिपैट्रिएट, और चिल्ड्रन जिनके, एक और चीज समझिएगा कि कई बार ऐसा होता है कि हम मुश्किल से अंदाजा लगा पाते हैं या पता लगा पाते हैं, इंफॉर्मेशन गैदर कर पाते हैं कि कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं। तो उनके बारे में भी सारी की सारी चीजें, उनको गवर्नमेंट से कैसे लिंक किया जाए, गवर्नमेंट के साथ में उनको कैसे, गवर्नमेंट की जो फर्दर स्कीम चल रही है उसमें कैसे एनरोलमेंट किया जाए, अगर क्या देखा है कंपनसेशन, ये सब चीजें, सारी चीजें क्या होंगी, इसी पोर्टल के थ्रू होंगी। ठीक है। चले, तो नेक्स्ट है आपका इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू होस्टेड बाय बांग्लादेश। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, बस जैसे ऑपरेशन हम या फिर पिच ब्लैक के बारे में बात करते हैं, मल्टीलैटरल जो एक्सरसाइज है वो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा, तो ऐसे आपसे पूछा जाएगा इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू किसके द्वारा होस्ट किया गया, तो आपको पता होना चाहिए बांग्लादेश के द्वारा इसको होस्ट किया गया। जो इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू है वो होस्टेड बाय बांग्लादेश ऑन 7 दिसंबर 2022। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश शेख हसीना जी ने रिव्यू किया इंटरनेशनल फ्लीट कंप्राइजिंग शिप, कहां से, बांग्लादेश से शिप आए थे और 6 आपके फॉरेन कंट्री से आए थे, जहां से चाइना से, इंडिया से, मलेशिया से, म्यांमार से, थाईलैंड से आए थे। ठीक है। आईएनएस की तरफ से क्या, आईएनएस क्या नाम है, कावारत्ती गया था, आईएनएस कोच्चि गया था, हमारा सुमेधा जो वेसल है वो गया था, तो ये सारे के सारे इसके अंदर में गए थे। ठीक है। तो ये तीनों की तीनों शिप क्या है, इंडिजिनसली डेवलप्ड है और डिजाइन है। ठीक है। और एक और चीज, स्वर्णिम विजय वर्ष, स्वर्णिम विजय वर्ष क्या, 50 साल आजादी के, किसके, बांग्लादेश के। ठीक है। तो उसको भी मनाया जा रहा है। और मैत्री दिवस कौन सा दिवस है, मैत्री दिवस वो दिवस है दोस्तों जिस 6 दिसंबर के दिन हम मैत्री दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशन क्या हुए थे, शुरू हुए थे। ठीक है। तो कुछ चीजें हैं जो याद रखते रहिएगा, सारी की सारी चीजें हैं, और इंडिया की तरफ से सारी चीजें। और आपको एक और चीज पता होनी चाहिए कि इसके अगर आप देखेंगे तो इंडिया एंड बांग्लादेश के रिश्ते, उस एस्पेक्ट में भी ये चीजें क्या हैं, इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि बॉर्डर भी शेयर करते हैं, बे ऑफ बंगाल दोनों के साथ में लगता है, तो वहां पर कैसे आपस में कोऑपरेशन हो उसके बारे में बात की गई है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे। डायरेक्ट फैक्ट आपसे पूछा जा सकता है, तो डायरेक्ट फैक्ट क्या पूछा जा सकता है कि नेशनल ह्यूमन राइट डे कब मनाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि 10 दिसंबर को नेशनल ह्यूमन राइट्स डे हम मनाते हैं। ठीक है। 10 दिसंबर को, कब, 10 दिसंबर को मनाते हैं। On the occasion, celebrations were organized by National Human Rights Commission in New Delhi. तो 10 दिसंबर के दिन, क्योंकि क्या होता है उस दिन, नेशनल ह्यूमन राइट्स डे होता है। इस दिन क्या होता है, कई सारे प्रकार के सेलिब्रेशन करे जाते हैं। अच्छा, हम इसको क्यों मनाते हैं 10 को, क्योंकि इसी दिन 1948 में, 1948 के अंदर में जो आपका यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, उसको क्या किया गया था, अडॉप्ट किया गया था, किसके द्वारा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। यानी कि 10 दिसंबर 1948 को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने यूनिवर्सल डिक्लेरेशन की, पूरे के पूरे वर्ल्ड के अंदर में ह्यूमन राइट्स क्या क्या हैं, उनसे रिलेटेड क्या क्या इश्यूज हैं, उनकी डिक्लेरेशन को क्या किया था, एक्सेप्ट किया था, जिसको हम UDHR भी बोलते हैं। तो इस दिन को मार्क करने के लिए हम क्या है, 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे के रूप में मनाते हैं। ठीक है। क्लियर है। चलें, तो अगर देखा जाए तो ह्यूमन राइट्स डे, अगर उसके बारे में आप UDHR के बारे में बात करें, तो ये जो ट्रांसलेट, जो मतलब ये डॉक्यूमेंट है, इसके 500 से ज्यादा ट्रांसलेशन अवेलेबल है, कि हर कंटेक्स्ट, हर रिलीजन, हर रीजन, हर एरिया में इसको पढ़ा जा सके, इसके बारे में जानकारी ली जा सके। मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि ह्यूमन के अपने कुछ मूलभूत अधिकार होते हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो ह्यूमन होने के नाते ही उनको मिलनी चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर गवर्नमेंट। कहीं पर भी, किसी भी रीजन, किसी भी सरकार, किसी भी आइडियोलॉजी की सरकार में रहते हो, किसी भी कॉन्टिनेंट में रहते हो,
लेकिन वो इंसान है, इस कारण से उनके कुछ राइट्स बनते हैं। तो उसको हमने क्या किया, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के रूप में किया, और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इसी के अंदर में काम कर रहा है। सारी की सारी चीजें आप सभी जानते हैं। नेक्स्ट है आपका 10 दिसंबर को हम क्या है, शहीद दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो आप इसको भी देख सकते हैं। शहीद दिवस जो फर्स्ट शहीद कहा जा सकता है असम मूवमेंट के अंदर में, ठीक है, इन 1979 इज ऑब्जर्व्ड एज शहीद दिवस। तो प्लीज इस फैक्ट को याद रखिएगा। क्या है, खारगेश्वर तुलकदार जी, क्या इनका नाम याद रखिएगा, खारगेश्वर तुलकदार जी पहले शहीद हुए थे असम मूवमेंट के अंदर में 1979 के अंदर में, इसलिए इसको हम मनाते हैं। ठीक है, ये ट्रिब्यूट है जो असम मूवमेंट के अंदर में जिन लोगों ने भाग लिया था। और असम मूवमेंट क्या है, ये 6 साल तक चला, 1979 से लेकर 1985 तक, जहां पर जो असम के लोग हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे थे इलीगल माइग्रेंट्स के खिलाफ में। अब आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं किससे, जो एनआरसी वाला पूरा का पूरा मैटर अभी करंट अफेयर में चल रहा है। ठीक है, तो 860 लोगों की इसके अंदर में क्या हुई थी, जान गई थी, इस पूरे के पूरे उसके अंदर में सेक्रीफाइस किया था उन्होंने प्रोटेस्ट करते समय। ठीक है, तो प्लीज याद रखिएगा, ये भी क्या है, बहुत ज्यादा अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। ठीक है, तो असम मूवमेंट वाज वाटरशेड मूवमेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ हिस्ट्री ऑफ स्टूडेंट मूवमेंट अक्रॉस द वर्ल्ड, क्योंकि इसके अंदर में आप देखेंगे असम अकॉर्ड जो एग्रीमेंट साइन होता है भारत सरकार और असम के सरकार और उनके वहां के जो लोगों के बीच में, वो क्या होता है, स्टूडेंट मूवमेंट के कारण में होता है। स्टूडेंट मूवमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट क्या होता है इसके अंदर में, रोल होता है। ठीक है, क्लियर है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपसे पूछा जा सकता है कभी। नेक्स्ट है आपका ग्रीन फील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अच्छा देखिए, एक फर्क होता है, एक होता है ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट होता है, और एक ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट होता है। तो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट को हम ये बोलते हैं ऐसा प्रोजेक्ट जो जीरो से शुरू हुआ हो, जहां पर पहले कोई भी एंटिटी, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जिस्ट ना करता, हमने जीरो से बिल्कुल स्क्रैच से शुरू किया हो। और जो ब्राउन फील्ड होता है वो पहले कोई ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर एग्जिस्ट करता है। पहले मान के चलिए छोटा एक हवाई पट्टी हो या मिलिट्री एयरबेस या किसी चीज के लिए हो, उसको आपने रिवैम्प किया, उसको रीडेवलप किया, तो वो ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट हो जाते हैं। ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट जहां पर बिल्कुल स्क्रैच जीरो से आप शुरू कर रहे हैं, ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट जहां पर पहले कोई चीज हो उसको आपने रीडेवलप करके, रिवैम्प करके, एनहांस करके उसको यूज करना शुरू किया है। तो गोवा के अंदर में ग्रीन फील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाने का शिलान्यास किया है, और आप देख सकते हैं। तो फाउंडेशन स्टोन वाज लेड बाय प्राइम मिनिस्टर इन नवंबर 2016 के अंदर में उसका शिलान्यास हुआ था, और उसका अब क्या हुआ है, उद्घाटन हो गया। क्या हो गया, उद्घाटन हो गया, इनॉग्रेशन हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, आप ये चीज याद रखिएगा, इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है, या फिर एयरपोर्ट को क्या बोलते हैं हम, मोपा। ठीक है, कहां पर, मोपा एयरपोर्ट भी हम बोलते हैं, कहां पर, गोवा के अंदर में। तो आपसे पूछ लेंगे गोवा एयरपोर्ट कहां पर है, या फिर मोपा एयरपोर्ट कहां पर है, तो याद रखिएगा। और जो ये दिया गया है, ये क्या नाम है, जो मनोहर पर्रिकर जी हैं, उनको एक तरीके से क्या है, डेडिकेट किया गया है ये एयरपोर्ट। ठीक है, ठीक है, जो पूर्व यहाँ के सीएम रहे, बाद में केंद्रीय मंत्री भी रहे, डिफेंस मिनिस्टर, तो प्लीज याद रखिएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, और ये कहा जाता है गोवा की कनेक्टिविटी को इंक्रीज करेगा, प्लस में रीजनल कनेक्टिविटी को तो इंक्रीज करेगा ही, गोवा के अंदर में टूरिज्म को भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, अब टूरिज्म अगर इंक्रीज होगा तो आप खुद सोचिए इसके साथ में क्या होगा, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होगा, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा तो जीडीपी में भी इससे क्या होगा, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन हमें देखने को मिलेगा। तो टूरिज्म इंडस्ट्री इन गोवा डायरेक्टली कंट्रीब्यूट 16.43% टुवर्ड्स स्टेट्स ग्रॉस जीडीपी। ठीक है, तो आप देखिए कि कितना ज्यादा गोवा का टूरिज्म गोवा के स्टेट के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, और इसको फिर अगर लार्जर कंटेक्स्ट में देखा जाए तो इंडिया के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। और वैसे भी आप जानते हैं टूरिज्म को आगे बढ़ाने के लिए टूरिज्म के ऊपर में स्पेशल फोकस इस समय पर दिया जा रहा है कि कैसे टूरिज्म को और ज्यादा इनहांस किया जाए। ठीक है, प्लस में आप एक और चीज देखेंगे कि हमारे देश के अंदर में रीजनल कनेक्टिविटी, कई सारे अभी भी ऐसे एरिया रहे जहां पर अभी भी एयरपोर्ट के द्वारा कनेक्टिविटी नहीं है, और प्लस में जो कॉमन मैन है वो क्योंकि उड़ान नहीं भर पा रहा था, तो इसीलिए एक स्कीम शुरू करी गई थी, उड़े देश का आम नागरिक। इसके अंदर में फ्लाइट के ऊपर में, प्राइस के ऊपर में कैप लगाया गया, और कहा गया कि आप इतने कम रेंज के अंदर में इनको लेकर जाएंगे। और उसके बाद में क्या है, साथ में इसी के अंदर में क्या है, ये कहा गया कि नए एयरपोर्ट्स बनेंगे, ग्रीन फील्ड भी बनेंगे और ब्राउन फील्ड भी एयरपोर्ट बनेंगे। तो ये भी चीज याद रखिएगा। ठीक है,
तो ये बहुत अगर आप देखें, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो मेजर्स लिए जा रहे हैं, तो हमारा जो एविएशन सेक्टर है वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट एविएशन मार्केट है। इन लास्ट 8 ईयर्स, पिछले 8 साल के अंदर में हमने 72 एयरपोर्ट्स क्या करे हैं, कंस्ट्रक्ट किए हैं। और उससे पहले 70 साल के अंदर में 70 एयरपोर्ट बनाए थे। तो ये डिफरेंस आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। अब देखिए एक चीज समझिएगा, किसी भी प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए क्या चाहिए होता है, पैसा। सबसे इंपॉर्टेंट है पैसा। तो पैसा कहां से आएगा? सरकार के पास में लिमिटेड रिसोर्सेज ही होते हैं और गवर्नमेंट को पैसा बहुत जगह पर क्या करना है, खर्च करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल बनाना है, एजुकेशन में खर्च करना है, सब्सिडी देना है, सैलरी देनी है, पीडीएस सिस्टम, स्कीम्स, ना जाने कहां कहां, डिफेंस इक्विपमेंट परचेस करने, सारी चीजें। तो कई बार ये कहा गया कि कुछ सेक्टर्स के अंदर में हमने पीपीपी मॉडल को अपनाना चाहिए। तो पीपीपी मॉडल क्या हो गया कि गवर्नमेंट का ही पैसा लगेगा, प्राइवेट का ही पैसा लगेगा, दोनों एक साथ आकर क्या करेंगे, उस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करेंगे, जिससे गवर्नमेंट की जो नीड है, किस चीज की, पैसे की नीड, फंड की नीड, वो क्या हो जाएगी, फुलफिल हो जाएगी। इसी कंटेक्स्ट में आप देखे होंगे कि आजकल बहुत सारे पीपीपी मॉडल शुरू किए जा रहे हैं। इवन पीपीपी मॉडल आपके डिफेंस सेक्टर में, आपके स्पेस सेक्टर में, आपके इलेक्ट्रॉनिक्स के सेक्टर में, आपके फार्मा सेक्टर में, हर जगह पर आपको देखने को मिलेगा। इवन हाईवेज, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एयरपोर्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब तो ये तक कोशिश की जा रही है कि क्या हम रेलवे के अंदर में भी इस प्रोजेक्ट को लेकर आ सकते हैं क्या, इस मॉडल को। तो पीपीपी मॉडल याद रखिएगा। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लखनऊ, मंगलुरु, गुवाहाटी, अहमदाबाद, जयपुर और त्रिवेंद्रपुरम के जो एयरपोर्ट्स हैं उनको क्या किया है, लीज किया है। क्या है, 6 एयरपोर्ट लीज्ड आउट बाय एयरपोर्ट अथॉरिटी आर, ये सारे आपको मैंने बता दिए हैं। ठीक है, कि 6 एयरपोर्ट को लीज किया गया है पीपीपी मॉडल के तहत में, अगले मतलब पिछले 5 साल के लिए भी और आगे आने वाले समय में भी। ठीक है, तो अडानी ग्रुप ने इस बिड को जीता, 6 एयरपोर्ट को। तो लेकिन मेरा कॉन्सेप्ट ये नहीं है, आपसे कोई एयरपोर्ट नहीं पूछेगा या कुछ नहीं, मेरा बस आपके लिए लॉजिक ये है कि आपको पीपीपी मॉडल पता होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। तो अगर मान के चलिए किस रेट पर ये एयरपोर्ट अथॉरिटीज को लीज पर देना है, क्या रेगुलेशन होने चाहिए, क्या रूल्स होने चाहिए, ये सारी की सारी चीजें, कितने टाइम के लिए होना चाहिए, सारी चीजें कौन डिसाइड करता है, AERA। तो AERA कौन है, एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी, एक इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक रेगुलेटर है भारत का, जिसको क्या है 2008 के अंदर में पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा स्टैब्लिश किया गया था कि ये चार्जेस डिटरमाइन करेगा कि मेजर एयरपोर्ट के अंदर में लीज से रिलेटेड उनको, मतलब वहां को कैसे मॉनिटर, उसके बेनिफिट लिए जा सके, तो ये इसको डिसाइड करता है। ठीक है, तो आने वाले समय में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो मॉडल है बहुत आने वाले समय में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल है इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर। आपने बहुत सारे रिवर्स के बारे में सुना होगा, आखिर ये क्यों होता है। मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारे देश के अंदर में एग्रीकल्चर एंड पीने के पानी, इसके लिए पानी की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। और अभी भी हमारे देश में बहुत सारे रीजन क्या हैं ऐसे जहां पर सफिशिएंट अमाउंट में पानी अवेलेबल होता है, या पानी अवेलेबल नहीं होता तो एग्रीकल्चर के ऊपर में डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है और पीने के ऊपर में तो इंपैक्ट पड़ता ही पड़ता है। तो एक लॉजिक लाया गया कि हमारे देश के अंदर में नदियों का नेटवर्क बहुत तगड़ा है, तो क्यों ना नदियों को इंटरलिंक किया जाए। नदियों को कौन से इंटरलिंक किया जाए, हो सकता है किसी रीजन के अंदर में सरप्लस वाटर हो, जब बारिश होती हो, यहां पर आपने देखा होगा कई जगह पे तो बाढ़ आ जाती है, इतना सरप्लस वाटर हो जाता है, क्यों ना उसको कैनाल्स के थ्रू कनेक्ट किया जाए दूसरे रिवर सिस्टम के साथ में जो वाटर डेफिशिएंट रिवर है जहां पर, और उस पानी, सरप्लस पानी को वाटर डेफिशिएंट एरिया के अंदर में क्या किया जाए, ट्रांसफर कर दिया जाए, यानी कि रिवर्स को इंटरकनेक्ट करके। तो एक प्रोजेक्ट ऐसा ही था, कैन बेतवा। ये दोनों नदियां किसकी ट्रिब्यूटरी हैं, याद रखिएगा, आपकी यमुना की ट्रिब्यूटरी हैं। तो ऐसा ही प्रोजेक्ट है। तो ये मेरे मेन ये था कि इसकी मीटिंग हो रही थी, लेकिन मेरे को मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि आप इसका मेन क्रक्स समझ पाएं। क्या क्रक्स समझ पाएं कि इंटर वाटर जो ये, या फिर कह लीजिए कि रिवर लिंकिंग जो प्रोजेक्ट चलता है,
वो क्यों चलता है? वो इसीलिए चलता है कि आपके जो ड्रॉट प्रोन एरिया हैं, जहां पर बहुत सूखा पड़ता है और वहां पर सूखा पड़ने के बहुत सारे चांसेस लगातार बने रहते हैं, वहां पर जहां पर बाढ़ बहुत आती है, जहां पर वाटर सरप्लस है, उसका पानी कैसे लेकर जाया जाए, रिवर्स को इंटरलिंक करके। ठीक है, तो मेरा ऑब्जेक्टिव ये था। अगला जो है नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे। नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे तो आपसे पूछा जाएगा कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा भारत के अंदर में 14 दिसंबर को हम क्या करते हैं, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे के रूप में मनाते हैं कि ऊर्जा को कैसे बचाया जाए, कैसे कंजर्व किया जाए। अब इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल, कई बार एग्जांपल देता हूं, आप और हम सभी एसी बहुत यूज करते हैं, तो ऐसा कौन सा मॉडल अपनाया जाए कि एनर्जी को कैसे सेव किया जाए। आप सभी ने देखा होगा कि डिफॉल्ट 24 के ऊपर में क्या होता है, एसी सेट होता है। जब भी एसी ऑन करो तो 24 पर ही चलेगा। एनर्जी को सेव करने के लिए 3 स्टार रेटिंग, 5 स्टार रेटिंग, 4 स्टार रेटिंग, ऐसे करके इक्विपमेंट्स आने लगे कि एनर्जी को कैसे कंजर्व किया जाए। क्योंकि देखिए, जो एनर्जी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, वो कहां से आती है, कोल, यानी कि आपके फॉसिल फ्यूल को बर्न करके। और जो कोयला है ये ग्रीन हाउस गैसेस के अंदर में डायरेक्ट इंपैक्ट पहुंचाता है, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग। तो जितना कम आप एनर्जी की डिमांड को कम करेंगे, उसके बारे में अवेयरनेस फैलाएंगे, जितना ज्यादा आप उसको कंजर्वेशन उसका करेंगे, कॉस्ट एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज का यूज करना शुरू करेंगे, उतना ज्यादा क्या होगा, आपके ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन के अंदर में भी क्या होगी, कमी आएगी। तो नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया एवरी ईयर 14 दिसंबर। ठीक है, और कौन ऑर्गेनाइज करता है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ऑर्गेनाइज करता है। तो ये किसके मिनिस्ट्री के अंदर में काम करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर में काम करता है। मेन क्या है, इज टू प्रेजेंट इंडियाज अचीवमेंट इन फील्ड ऑफ कॉस्ट एफिशिएंट एनर्जी प्रोडक्शन। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं, आप सभी कैसे जानते हो। अब देखिए क्या क्या एनर्जी, मैंने एसी का एग्जांपल दे दिया, आप इलेक्ट्रिक व्हीकल का एग्जांपल भी दे सकते हो। ठीक है, आप ई मोबिलिटी की बात कर सकते हो। आप ये मतलब देखिए ना यहाँ पर कि ईवी व्हीकल से रिलेटेड चार्जिंग स्टेशन कहाँ कहाँ पर हैं, उसके बारे में ऐप डेवलप की गई कि आप कैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल को क्या करें, अडॉप्ट करें। और मैंने ऑलरेडी बताया कि एनर्जी एफिशिएंसी सिर्फ यहीं पर ही नहीं, बहुत अलग अलग प्रकार की, जैसे आप घर कैसा बना रहे हैं, हाउस होल्ड कैसा बना रहे हैं, उसमें कितनी एनर्जी की नीड है, ये भी क्या है डिसाइड किया जा सकता है। इसको भी इस तरीके से घर को ऐसे बनाया जा सकता है कि वो नेचुरली क्या रहे, कूल रहे। सिटीज कूलिंग प्लान चल रहा है, जहां पर आपकी जो आर्टिफिशियल आपको जो नीड पड़ती है उनकी क्या हो, कमी हो जाए, और इसके कारण में आप एनर्जी को बचा सकें। और अवार्ड भी दिए गए इसके अंदर में, एक अवार्ड है नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड आर गिवन टू द इंडस्ट्रियल यूनिट ऑफ वेरियस सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी फॉर देयर एक्सेप्शनल अचीवमेंट इन एनर्जी सेविंग। किसको दिया जा रहा है, इंडस्ट्रियल यूनिट्स को दिया जा रहा है। ऐसे एक और अवार्ड है नेशनल एनर्जी एफिशिएंसी इनोवेशन अवार्ड। ये किस लिए दिया जाता है कि एनर्जी एफिशिएंसी के अंदर में इनोवेटिव मेजर्स कौन कौन ले रहा है, तो प्लीज याद रखिएगा ये भी। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें हैं। और ईवी यात्रा एक नाम का एक वेब पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया, जिसके कारण में किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा लॉन्च किया गया। तो आपसे पूछा जा सकता है ईवी यात्रा का मतलब क्या। अब यात्रा से आप कह दोगे कहीं आप डिजी यात्रा समझ के कहीं से एयरपोर्ट या और कुछ ना लगा दो, तो ये किस चीज के लिए, ये क्या है, ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है जो नेविगेशन सिस्टम प्रोवाइड कराएगा आपका नियरेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन के लिए। ठीक है, क्लियर। तो ये सारी की सारी चीजें यहां पर है। नेक्स्ट है आपका एक्सरसाइज कजिन। तो ये क्या है, एक्सरसाइज है, जॉइंट एक्सरसाइज है दो कंट्रीज के बीच में। अब आपको नाम समझ में आ चुका होगा, कज इंद। कज इंद किसके किसके बीच में होगा, आपके कजाकिस्तान और इंडिया के बीच में ये एक्सरसाइज होती है। ठीक है, बस इतना याद रखिएगा। ठीक है, तो जॉइंट एनुअल एक्सरसाइज है। ठीक है, जिसको प्रबल दोस्तक के नाम से जाना जाता है, उसको फिर बाद में नाम किससे रख दिया है, कज हिंद से रख दिया। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्रबल दोस्तक किसका है, तो आपको पता होना चाहिए कजाकिस्तान और इंडिया के बीच में ये, लेकिन इसका नाम चेंज कर दिया गया है 2018 के अंदर में। तो कुछ चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो मैंने आपके साथ में शेयर करी। ये एक्सरसाइज क्या करती हैं, रीजनल सिक्योरिटी के अंदर में आपका कोऑपरेशन कैसा होगा, आप इंटर ऑपरेबिलिटी एक दूसरे के साथ में, जो यूएन का पीस एनफोर्समेंट जो मैंडेट है वहां पर काम करना, उन सब के अंदर में चीजें क्या करती हैं, ये इन्हांस करती हैं। तो ठीक है, और भारत की तरफ से क्या है, आपके गोरखा सोल्जर्स
का जो रेजिमेंट है उसने भाग लिया, ठीक है। और ट्रूप्स कहाँ कहाँ से गए थे, अगर आप देखेंगे रीजनल कमांड से, साउथ इंडियन और आर्मी सोल्जर्स कहाँ से, आपके गोरखा राइफल्स की तरफ से गए थे इसके अंदर में, इस एक्सरसाइज में भाग लिया, ठीक है। तो एक्सरसाइज का नाम याद रखिएगा, जैसे वोस्तोक हो गया, तो वोस्तोक और द्योस्तक, प्रबल द्योस्तक पूछ सकते हैं ऐसे कन्फ्यूज। तो वोस्तोक क्या थी, मल्टीलैटरल एक्सरसाइज थी, कहाँ पर, आपके रशिया के अंदर में, ठीक है। युद्ध अभ्यास किसका, यूएसए के साथ में। तो ऐसे याद रखिएगा, कजन, ठीक है, इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में पहले क्या था, प्रबल द्योस्तक था। तो आज के सेशन में इतना ही, और आई होप आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। अगर सेशन को एंजॉय किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और ये बहुत ही शानदार दोस्तों आप सभी के लिए ऑफर है, अपॉर्चुनिटी है, मैं बार बार इसको आपको बता रहा हूँ कि अगर आप 2024 के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो ये सबसे बेस्ट और शानदार अपॉर्चुनिटी है कि आप इसको 17,499 रुपये में इस कोर्स का आपको एक्सेस मिल जाएगा। लेकिन आपको कोड क्या यूज़ करना है, PRT लाइव कोड ही आपको यूज़ करना है। इस सेशन की PDF आपको कहाँ मिल जाएगी, प्रशांत तिवारी PDF नाम के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।